ये बेसिकली ट्राइकॉन बोस्टन विंड पावर प्रोजेक्ट है। उसकी ये इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन ड्राफ्ट इनिशियल ड्राफ्ट रिपोर्ट है। और ये ट्राइकॉन एनर्जी जो है उन्होंने एक 150 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने थे जमपी ठट्टा में। और ये बेसिकली 3 into 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ABC। तो जो तीन प्रोजेक्ट्स हैं ABC, ईच प्रोजेक्ट इज बेसिकली हैविंग कैपेसिटी ऑफ 50 मेगावाट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं इसके अंदर, इंटीग्रेटेड इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन। और साथ में हम कर रहे हैं कम्युलेटिव इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं CSIA। सोशल इम्पैक्ट जो हमने पढ़ा था कि भाई लोकल जो लोग हैं वो किस हद तक इस विंड फार्म को पसंद करेंगे, किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, अगेंस्ट हैं, हक में हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें बताई गई हैं। काफ़ी बड़ी और कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, 444 पेजेस की ये टोटल रिपोर्ट अवेलेबल है। ये मैंने अपलोड की हुई है, जिसको चाहिए होगी तो मुझे रिक्वेस्ट कर देगा। जैसे मैंने 5-6 लोगों को ऑलरेडी रिक्वेस्ट अलाउ की है, उन्होंने मटेरियल डाउनलोड किया होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। टेबल ऑफ कंटेंट में लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, डेफिनेशंस, एग्जेक्टिव समरी, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ स्टडी, पॉलिसी, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, बेसलाइन, प्रोजेक्ट कंडीशन, baseline condition, project description, integrated initial environmental examination, साइट सिलेक्शन फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साइट के ऊपर जो आपकी सिलेक्शन है उसका environmental क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रोजेक्ट डिजाइन फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कंस्ट्रक्शन फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये अब जैसे हम कह रहे थे कि जो साइट सिलेक्शन के जो पॉइंट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन फेज का क्या इम्पैक्ट आएगा इन्वायरमेंट के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, लोगों के ऊपर। प्रोजेक्ट डिजाइन फेज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ गया इसके अंदर। साइट सिलेक्शन फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डिफरेंट साइट्स हैं, कौन सी सिलेक्ट करें, किसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम आएगा। ऑपरेशन फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ऑपरेशन हो गई है साइट आपकी, तो उससे क्या इम्पैक्ट्स जनरेट होंगे, क्या इश्यूज आएंगे, उसकी रिपोर्ट है। डीकमीशनिंग फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जब ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा करेगा तो उसको अगर डीकमीशन करेंगे तो उस सूरत में क्या इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके ये जो, और डीकमीशनिंग की कॉस्ट भी हमें एक होती है जो कि हम एम्बेड कर सकते हैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट में, द डीकमीशनिंग कॉस्ट एज वेल। तो 20 ईयर्स के बाद लेट्स सपोज आपके पास अगर एटॉमिक पावर प्लांट है तो उसकी डीकमीशनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसकी डीकमीशनिंग फेस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ना वो करना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है। उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी हाई होती है। प्रोजेक्ट नेबरहुड, प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में क्या है। कम्युलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि टोटल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट का। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान है इसके अंदर। EMS कॉस्ट एस्टिमेट है, EMP कॉस्ट एस्टिमेट, CSR बजट एलोकेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स, ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म। अगर कोई बंदा ग्रीवेंस लेके आता है कि यार मुझे यहाँ विंड फार्म नहीं चाहिए, कोई और इश्यूज होते हैं, वो किस तरह से हैंडल किए जाएंगे। रेफरेंसेस, एनेक्चर्स, विंड टर्बाइन रेजिडुअल नॉइस इम्पैक्ट कैलकुलेशन शीट, कि जो नॉइस इम्पैक्ट है कैसा होगा उसकी कैलकुलेशन शीट अटैच हुई है। शेडो फ्लिकरिंग इफेक्ट जो हम पढ़ रहे थे कि जो विंड टर्बाइन है उनका फ्लिकरिंग, शेडो फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है, उसकी इसमें डिटेल है। की फाइंडिंग फ्रॉम बर्ड्स मॉनिटरिंग स्टडी, बर्ड्स बेसिकली इस विंड फार्म से हिट ना हो, यहाँ से बर्ड्स जो है ना उनका रूट ये ना हो जो कि इस इन विंड फार्म का रूट है। इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान फॉर ऑफ अ प्रोजेक्ट ए। सोशल ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट 444 पेज पे है। ठीक है जी, तो ये एक आपको नज़र आ गया कि जो इन्वायरमेंटल रिपोर्ट है वो कितनी कम्प्रिहेंसिव है और कितनी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। ADB आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। AEDB अल्टरनेटिव एनर्जी एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये पाकिस्तान का जो बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है AEDB। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं लेटर ऑन।
डेफिनेशंस इसमें बताई गई हैं, which chemical energy, cumulative effect, a project effect on environment combined with effect of project and activities past, existing or imminent. These may occur over a certain period of time or distance. टोटल जो इफेक्ट है आपका वो आ गया। अच्छा जी, इमेजन तो हमें पता है कि भाई इमेजन क्या चीज़ है, डिस्चार्ज और समथिंग दैट इज गिवन ऑफ, जनरली यूज इन रिगार्ड टू डिस्चार्ज इनटू द एयर। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये इमेजन इसमें नहीं है, इमेजन फ्री एनर्जी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है जी? द इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू सर्टन गैसेस। The effect of Earth atmosphere due to certain gases is in trapping heat from the sun. The atmosphere acts like a greenhouse. तो आपके पास ओजोन होती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट कर रही होती है, उस पर तो इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल SF6 हमारे पास गैस है जो कि ओजोन को बहुत डैमेज करती है। तो बेसिकली अभी जो यूरोप है उसके अंदर इसको बैन कर रहे हैं कि नए कोई भी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो SF6 बेस नहीं होंगे। ग्रिड आ गया आपके पास, हैबिटेट आ गया, द जनरल प्लेस और फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच अ पॉपुलेशन लिव्स। ओके, तो इसको आगे लेके चलते हैं। सिचुएशन, सॉइल एरोजन, आगे चलते हैं एग्जीक्यूटिव समरी पे आ गए हम लोग। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में हम ब्रीफ कर रहे हैं कि सिंस ऑल थ्री प्रोजेक्ट्स ABC विल बी कंस्ट्रक्टेड simultaneously, therefore for integrated environment examination IEEE, all those aspects particularly related to construction phase has high probability of creating amplified positive and negative impact are considered in this report. So तीनों हम at a time कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली तीनों का हमने कम्युलेटिव इफेक्ट एट अ टाइम कैलकुलेट किया है और वो एम्पलीफाई भी होगा। सिमिलरली साइट सिलेक्शन, जो साइट है गवर्नमेंट ओन है, तो गवर्नमेंट साइट प्रोवाइड करेगी इस केस के अंदर, सेलेक्ट करके सुटेबल साइट। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर मज़ीद देखते हैं, ये बेसिकली जनरल टर्म्स हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड mitigation. An environmental impact is assessed by first identifying the potential impacts, followed by the evaluating and qualifying where possible the impact before interpreting it as significant. Environmental screening is a process through which the range of potential effect is evaluated to identify those that merit detailed assessment. Basically आप impacts को assess करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे भाई क्या impacts हो सकते हैं। तो इन्होंने possible impacts लिखे हुए हैं। Loss of habitat. Okay, the proposed project will acquire 3 parcels of 1,284 acres of the land totaling. This is much the right of way for the access road. No rare or threatened vegetation species growing along the proposed site or access road. Most of the plants found here have a wide ecological appetite and populations are large enough to ensure their genetic diversity. तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी स्पीशी नहीं है जो कि यहाँ लगाने से डिस्टर्ब्ड हो, वेजिटेशन कोई भी नहीं हो रही लोकली, और पॉपुलेशन भी काफ़ी दूर दूर है, तो लॉस ऑफ हैबिटेट का कोई ख़ास इशू नहीं होगा। Borrowing taxa such as rodent and reptiles will face some loss of habitat because of site preparation and access road construction. तो जो आपके lizards वगैरह हैं वो रिलोकेट हो जाएंगे इससे, तो इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं होगा। आपकी डीप्लांटेशन भी नहीं होगी, वहाँ इतनी प्लांट्स है नहीं। डिस्टर्बेंस ऑफ द बर्ड्स, ये भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है। दो not a significant impact, wind turbine affect birds stagging or roasting because of noise they create, or because their location forces bird to change their flight path. Studies indicate that the wind turbine affect stagging or roasting birds up to distance of 500 meters. Raptors are the only birds to roast in the desert portion of the proposed site. Recent studies have established a decrease in birds count, change in flight pattern in Jampi due to environmental degradation of Kinjar and other lakes, the low availability of food. तो ये कह रहे हैं कि जी जो आपके पास बर्ड का इम्पैक्ट है वो भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए हैं, बर्ड्स के रूट चेंज हो गए हैं। एवियन कोलिजन्स के भाई आपका जो भी एवियोनिक्स हैं, जहाज हैं,
वो टकरा सकते हैं। बेस्ड ऑन द बर्ड्स मॉनिटरिंग स्टडी कंडक्टेड ट्राइकॉन द एक्सपेक्टेड रिस्क रिस्पेक्ट टू द कोलिजन इज वेरी लो करंट हैबिटेट कंडीशन इंक्लूडिंग स्ट्रेस एट किंजर लेक। ये भी वही है कि आपके बर्ड्स के टकराने के कितने चांसेस हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 6.8 है। डिस्टर्बेंस टू द बर्ड रूट की बात चल रही थी ऊपर, मैं थोड़ा सा उसको मिस इंटरप्रेट किया। तो वो जो है वो रूट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। वाट वेस्ट डिस्पोजेबल, तो इसमें तो इतना खास वेस्ट जनरेट होता नहीं है। और कंस्ट्रक्शन फेज का जो वेस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे, साइड पे इसको इस तरह से डिस्कार्ड नहीं करेंगे। एयरक्राफ्ट सेफ्टी, विंड टर्बाइन Civil Aviation Authority has detailed code specify maximum height of 770 मीटर ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली एयरक्राफ्ट सेफ्टी का पॉइंट आ गया। 170 मीटर जो है ना उसकी हाइट से नीचे आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इन द विसिनिटी ऑफ कमर्शियल एयरपोर्ट्स। तो जो हमारा जो है ये ट्राइकॉन है, ये बोलारी जो एयर फोर्स बेस है हैदराबाद और कराची के दरमियान, उससे 50 किलोमीटर दूर है, तो इसका भी कोई मसला नहीं है। इट इज़ 50 किलोमीटर, और उसकी हाइट भी, क्योंकि हम जो टावर हाइट इसमें ले रहे हैं वो लेस देन 150 है। Interference with telecommunication, moving blades of wind turbines can distort electromagnetic signals in Jampir area. 4 different sources of electromagnetic signals may be affected. The microwave link and the VHF and VOR communication link. The wind turbine are not expected to interfere with any of these sources of magnetic signals. So कोई interference नहीं होगा. Land use, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज के लोकल जो भी हैं आपके टूरिज्म करने के लिए आएंगे और विंड टर्बाइंस को वो देखेंगे। इन्वायरमेंटल इनफैक्ट बेनिफिट्स में आपके पास क्लीन एनर्जी आ जाएगी। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, तो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, देयरफॉर रिकमेंड दैट ऑल 3 विंड शुड बी डेवलप्ड। तो इसकी रिकमेंडेशन आ गई। पर्पस और स्टडी हमारे पास तो बेसिकली जो सफायर ग्रुप है, बड़ा मशहूर ग्रुप, वो ऑन करता है ट्राइकॉन बोस्टन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। 3 प्रोजेक्ट्स को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और ये उनका प्रोजेक्ट है। ये कुछ बैकग्राउंड है डेवलपमेंट का, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हमारे पास जनरेशन जो है ना वो डिमांड और सप्लाई में कितना गैप रहा है, और कुछ डिटेल्स हिस्ट्री आ गई। पाकिस्तान विंड रिसोर्स मैपिंग बाय यूएसएड। in Pakistan major wind resources are available where southern Pakistan, especially Hyderabad to Gharo region, coastal area near Karachi, hills and ridges between Karachi and Hyderabad. इसके अलावा हमारे पास हिल्स एंड रीजेस इन पंजाब, मर्दान, इस्लामाबाद में कुछ एरिया है, साउथ वेस्ट है, उसकी डिटेल हमारे पास आ गई है। ठीक है, फिर उन्होंने मैप लगा दिया है। द घारो केटी बंदर झम्पी जामशोरो विंड कॉरिडोर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी USAID assistance program in 2007, Jampir corridor sin with length of 180 किलोमीटर। तो बेसिकली जो घारो जम्पीर है इसको हमने डिक्लेयर किया है 2007 की स्टडीज में कि ये है विंड कॉरिडोर। विंड कॉरिडोर मतलब यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंट विंड फ्लो करती हैं विद द लेंथ ऑफ 180 किलोमीटर, width of 60 किलोमीटर, और हैविंग एवरी मंथली विंड स्पीड ऑफ 7 to 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो एरिया है जो हमने विंड एटलस में भी देखा था, जो जहाँ रेडिश नज़र आ रहा था, तो कि एवरेज विंड स्पीड हमारे पास 7.8 मीटर्स पर सेकेंड है। इस विंड कॉरिडोर की जो लेंथ है वो 180 किलोमीटर्स है और 60 किलोमीटर्स इसकी विड्थ है। सराउंडिंग में इसको आपके पास इतनी अच्छी विंड नहीं मिलेगी, लेकिन इस दरमियान वाले एरिया में विंड्स ट्रैवल करती है इसके पैटर्न के साथ। सो इट्स बेसिकली इट्स अ विंड, इट्स कॉल्ड एज अ विंड कॉरिडोर। पोटेंशियल टू जनरेट इज 60,000 मेगावाट्स या 60 गीगावाट सिर्फ इस कॉरिडोर के अंदर जो है ना आप पैदा कर सकते हैं। तो अभी तक इन पाकिस्तान 30 to 40,000 मेगावाट्स के दरमियान टोटल जनरेशन कर रहा होता है। तो सिर्फ जम्पीर से ही इस वक्त हम टोटल जनरेशन अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं।
ये रिपोर्ट पुरानी है लेकिन ये बता रहा है कि हमारे पास 5 विंड फार्म्स हैं, टोटल 250 मेगावाट की कैपेसिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन। हम 700 मेगावाट तक जाएंगे और इस तरीके से ये इसकी डिटेल दे रहा है। प्रपोज प्रोजेक्ट साइट है हमारे पास, और उसके बाद अल्टरनेटिव एनर्जी एईडीबी बोर्ड आ गया आपके पास। तो एईडीबी बेसिकली क्या करता है, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, ये पाकिस्तान में 2003 में डेवलप हुआ 12 को, और प्रमोट्स फैसिलिटेट्स रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ओके, formulation of plans, policies and development of technological base for manufacturing of renewable energy equipment in पाकिस्तान। तो एईडीबी पूरी एक तरह की गवर्निंग बॉडी है जो सपोर्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एनर्जी विंड से प्रोड्यूस हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चीज़ों की लोकली हो। ये भी इसका एक मोटो है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू आ गया आपके पास, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ठीक है जी। बेस लाइन आपके पास आ गई, कुछ आपने कब तक कंप्लीट करना है। इम्पैक्ट असेसमेंट आ गई। द इन्वायरमेंटल, सोशो इकोनॉमिक एंड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड वाज यूज्ड टू असेस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड साइट्स एक्टिविटीज, द इश्यूज स्टडीड इंक्लूडिंग। तो ये सारे इम्पैक्ट असेसमेंट हमने इसमें किए, परफॉर्म जियोमोर्फोलॉजी। बेसिकली ये जो है हम इसमें हम क्या करते हैं कि फोकसेस ऑन बोथ द सरफेस एंड द अंडर वाटर फीचर ऑफ द प्लैनेट क्रस्ट। इट आल्सो अप्लाइज विजिबल टू अदर सॉलिड बॉडीज लाइक अदर लाइक रॉक्स इन द क्रस्ट। तो बेसिकली आपने क्रस्ट की जो स्टडी की, ऊपर क्रस्ट किस तरह से है, नीचे किस तरह से है, ग्राउंड वाटर आपने स्टडीज इसमें की हैं, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट एयर क्वालिटी क्या है, एम्बिएंट नॉइस लेवल्स क्या हैं वहाँ, इकोलॉजी ऑफ द एरिया आपने देखी, लोकल कम्युनिटीज़। ओके, फ्लिकरिंग इफेक्ट जो हम देख रहे थे कि वो आपने चेक किया, बेसलाइन नॉइस असेसमेंट देखी, बर्ड्स कोलिजन रिस्क एनालिसिस देखा, वेजिटेशन जो है ना सर्वे किया कि जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो जो आपके रेडियस में वो कौन कौन सी हैं, और अगर कोई आपके पास स्पेशल हब्स हैं जो कि आप नहीं चाहते कि वो उनको प्रोटेक्टेड है अगर वो स्पीशीज़, तो ऑब्वियसली यू नीड टू डू रिप्लेसमेंट। और वाइल्ड लाइफ स्टडी आपने की और चेक किया कि जो वाइल्ड लाइफ आपकी स्पीशीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टडीज़ सारी इन्होंने यहाँ परफॉर्म की हैं जो हम पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ एवेलुएटिंग इम्पैक्ट्स, हाई मीडियम लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। तो इसकी बेसिकली कुछ इन्होंने दिखाई है, पॉलिसी, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है इसके अंदर, ये भी जस्ट चलता जा रहा है। इसमें हम एंड में देख लेते हैं, व्यू फ्लैट बरीन एरिया इन जम्पीर, व्यू ऑफ फर्टाइल लैंड इन जम्पीर। तो ये लैंड कंपैरिजन कुछ इन्होंने किया हुआ इसके अंदर। जल्दी जल्दी हम इसको मूव करते हैं। ये टेम्परेचर उन्होंने सिटीज़ के रिकॉर्ड किए हुए हैं कि क्या है टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर कितने हैं डिफरेंट उसके अंदर महीने के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई। रेनफॉल की आ गई, विंड स्पीड रिकॉर्डेड एट नूरियाबाद वो आ गई हमारे पास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने की कलेक्ट। विंड रोज जो हमने स्टडी किया था कि विंड रोज कब होती है, वो इसमें हमने ड्रॉ कर दी फिगर, वो अटैच कर दिया, ये डेटा अटैच कर दिया, रीडेबल नहीं है लेकिन ये डेटा भी जो है ना हमने इसमें, विंड की स्पीड कितनी है, व्हाट्स स्टेटस जो हमने पहले ही पढ़ा था फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, ह्यूमिडिटी, इको जोन, हैबिटेट्स, माइग्रेशन। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसके अंदर हमने अटैच की हैं। पॉवर्टी और एनजीओ वर्किंग एरिया, सोशल इंडिकेटर्स, लोकल विंड्स। ओके, उसकी डायरेक्शन हमने इसमें दिखाई है जो हमने डिस्कस की कि विंड कैसे फ्लो करती है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि विंड डेटा एंड मेजरमेंट्स। तो इन्होंने तकरीबन विंड मास डाल के 80 मीटर हाइट वाला, टू कलेक्ट विंड डेटा रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो साइटिंग। ओके, ठीक है। एक्यूरेट डेटा लेने के लिए 80 मीटर हाइट का इन्होंने एक टावर इंस्टॉल किया है, और मुख्तलिफ टावर इंस्टॉल किए होंगे ऑब्वियसली। तो डिफरेंट जगह के ऊपर डेटा कलेक्शन के लिए दे हैव इंस्टॉल्ड दिस बेसिकली
towers here. विंड स्पीड डेटा और फोरकास्ट ये हमारे पास जम्पीर की आ गई है। ये उन्होंने लिख दी है कि 30 मीटर हाइट 50 मीटर हाइट पे क्या विंड स्पीड मिल रही है, 60 मीटर 67 मीटर और 80 मीटर पे आपके पास क्या विंड स्पीड्स हैं। तो ये आपको आसानी पैदा करेगा टर्बाइन हाइट की सिलेक्शन के लिए। और ये बेसिकली आपके पास विंड रोज आ गया जो कि सिलेक्ट करता है कि जी द विंड डायरेक्शन was southwest, the annual average wind speed is 6.68 meter per second, the percentage when the wind speed less than 2 meter per second is 17.05%, क्योंकि ये हम देख रहे हैं भाई 2 मीटर पर सेकेंड पे तो कोई भी जनरेशन नहीं हो पाएगी, कट इन स्पीड मोस्ट प्रॉब्ली 3 होगी यहाँ भी। ओके और उसके बाद फिर हम देखते हैं जी, हम रिकमेंड कर रहे हैं विंड को देखते हुए कि हमारा जो टिपिकल डायमीटर्स, अच्छा रोटर जो हमारा है वो उसका डायमीटर 80 to 90 मीटर है। लार्ज मशीन हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ, और ये नेसल आ गया, फिर गियर बॉक्स आ गया। तो हाई स्पीड और लो स्पीड शाफ्ट जैसे हमें पता था, जो लो स्पीड शाफ्ट है उसकी जो मूवमेंट है वो 10 to 20 आरपीएम होगी, जो हाई स्पीड शाफ्ट है उसकी मूवमेंट 1500 आरपीएम तक चली जाएगी आफ्टर गियर बॉक्स। जनरेटर कन्वर्ट्स रोटेशनल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ओके फिर ये कंपोनेंट्स आ गए, ऑपरेशन ऑफ टरबाइन हमारे पास आ गया। तो आप ये देखेंगे द ब्लेड टर्न्स टिपिकली 3 to 4 मीटर्स पर सेकेंड, और ये बता रहा है कट इन स्पीड 3 to 4 मीटर्स पर सेकेंड है, और उसके बाद कट आउट स्पीड 25 मीटर्स पर सेकेंड है। रेटेड स्पीड इसने यहाँ मेंशन नहीं की है कर्व के अंदर। The control production of wind energy above the rated wind speed, the turbine can use various methods, variable pitch. The blades of the wind turbines are feathered to limit the energy, जो हमने कहा था कि regulation method, दूसरा variable speed. On some wind turbines, the rotor is allowed to speed up and slow down as wind speed varies. अच्छा ये जो मेथड है वो हमने देखा था कि जो पिच कंट्रोल है, जो आपके पास ब्लेड्स है उसकी जो इंट्रैक्शन है, सरफेस एरिया जो एयर से इंट्रैक्ट करता है उसको कम ज़्यादा कर लेते हैं, ब्लेड्स को हम थोड़ा फ्लैटन कर लेते हैं और उससे हम रेगुलेट करते हैं पावर। दूसरा जो तरीकाकार ये बता रहे हैं इंटरेस्टिंगली इसके अंदर है, थ्योरी में नहीं था, वो वेरिएबल स्पीड का है। तो जैसे हमें पता है कि गिवन विंड स्पीड पे एक खास आरपीएम तक आप मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी पावर बढ़ रही है तो आप पिच कंट्रोल भी इस्तेमाल कर दिया, और आपने अगर स्पीड आप ज़्यादा कर देंगे उसकी रोटर की यूजिंग द पिच कंट्रोल, ओके, तो उससे भी जो है ना अलाउ द रोटर टू मूव फास्टर एंड स्लो डाउन द स्पीड एंड एज द विंड वेरीज। ठीक है, तो विंड रोटर की स्पीड को चेंज करने से हम पावर ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं और पावर रेगुलेट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली इंटरेस्टिंग है इन बोथ केसेस। Changes to the pitch or speed can happen several times a second, so the wind turbine is always running in optimized state for the wind condition it sees, providing the most efficient extraction of energy from the wind and therefore maximizing renewable energy production। तो हमेशा ऑप्टिमाइज मोड में चल रहा होता है, हमेशा रोटर स्पीड आपकी रेगुलेट होती रहती है। विंड फॉर्म एफिशिएंसी क्या है जी, एज विंड पासिस अ टरबाइन रोटर विंड स्पीड इज रिड्यूस्ड एंड एयर फ्लो गेट्स टर्बुलेंट एज इट शोन इन द फिगर। तो बेसिकली आपने ये देखा है कि यहाँ से आप जैसे ही पास किया इसने एयर, तो पीछे जो है ना इसके टूटी फूटी और मुख्तलिफ स्पीड्स की एक वेव फॉर्म बनाती हुई आपके पास टर्बुलेटेड एयर है, जिसकी वजह से जो है ना आप अगर पीछे विंड टर्बाइन लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। विंड फॉर्म एफिशिएंसी इज अ फैक्टर परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द विंड फॉर्म इन कंपैरिजन द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल टर्बाइंस कंसीडर टू बी फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस। विंड फॉर्म कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है जी इसके जी, विंड फॉर्म इज कंपोज ऑफ सेवरल इंडिस्पेंसिबल इंस्टॉलेशन, जो हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल। सबसे पहले जो है वो एलओआई इशू हो जाता है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना लैंड अलोकेट करती है, फिर माइक्रो साइटिंग होती है, आई मीन कि डेटा कलेक्शन हो जाती है वहाँ साइट पे, टावर इंस्टॉल हो जाता है फॉर डेटा कलेक्शन। टोपोग्राफिक सर्वे, सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी स्टडी होती है,
कि आपके पास अगर हम इतनी पावर लगा रहे हैं तो ग्रिड में कैपेसिटी है उसको ट्रांसमिट करने की। सिलेक्शन ऑफ टरबाइन किया जाता है इसके साथ, फिर सिलेक्शन ऑफ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, सिलेक्शन ऑफ ओएनएम कॉन्ट्रैक्टर, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट नंबर 9 पे फिर फर्निश की जाती है जो कि हो चुकी है। जनरेशन लाइसेंस आपको मिल जाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, फिजिबिलिटी के बाद आपने एक्वायर कर लिया। टैरिफ डिटर्मिनेशन भी आपने एक्वायर कर ली, टैरिफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिसाइड। सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी आपने दे दी, लेटर ऑफ सपोर्ट एलओएस दे दिया, एनर्जी परचेज एग्रीमेंट कि किस रेट पे आप एनर्जी परचेज करेंगे उसको ऑफिशियल एग्रीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट इन प्रोसेस, फाइनेंशियल क्लोज इन प्रोसेस, प्री कंस्ट्रक्शन फेज अभी सारा बाकी है इसके अंदर। लोकेशन साइट लेआउट आ गया आपके पास। तो बेसिकली 29 टर्बाइंस लगेंगे, 1.5 मेगावाट का एक टर्बाइन है और रोटर डायमीटर 103 मीटर्स है हमारे पास, जो रोटर स्वेप्ट एरिया निकालेगा। इस पे डिपेंड करता है कितनी पावर एक्सट्रैक्ट होगी। Each turbine mounted at the tower height of 80 meters and the tip height around 130 meters. It is tower जो है प्रीफेब्रिकेटेड स्टील का है। 29 स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होंगे इसके अंदर एट द फुट ऑफ ईच टर्बाइन टावर। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल कलेक्शन सिस्टम दैट लीड्स टू द सबस्टेशन। ठीक है जी। दो हमने मेट्रोलॉजिकल मास्ट ये टावर इंस्टॉल किए 100 मीटर हाइट के फॉर कलेक्शन ऑफ विंड डेटा। ओके, रोड ट्रक्स, व्हीकल ट्रक्स प्रोजेक्ट स्केड्यूल। ठीक है जी। और फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल्स आ गई आपके पास। इंटीग्रेटेड इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन स्टडी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जी साइमल्टेनियस डब्ल्यूटीजी एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़ की वजह से डस्ट प्रोड्यूस हो सकती है। मिटिगेशन क्या है, वाटर शॉवरिंग करेंगे फ्रिक्वेंसी के साथ ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरीके से और भी डिफरेंट जो है ना आपकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उनके कंट्रोल्स मेंशन किए हुए हैं इन्होंने इसके अंदर। साइट सिलेक्शन फेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवरटेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये हम आगे चलते जाते हैं। ये डीकमीशनिंग फेज का बताया हुआ है कि भाई the impact is low because the proposed site is not densely populated area, villages present but far from the site, so decommissioning भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना इसकी कॉस्ट कम होगी। प्रोजेक्ट नेबरहुड में आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से पावर प्लांट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं यहाँ। गॉर्जियस, 3 गॉर्जियस फर्स्ट विंड फार्म है, यूनिस है, दिस ऑल आर इंस्टॉल्ड। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन के लिए कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड विंड फार्म have not created any negative impact on the roads as well as on the local community due to the following reasons। तो ऑलरेडी इसका मतलब ये कि रोड्स अवेलेबल हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए जो आपके पास हैवी जो टर्बाइंस ब्लेड आप मूव करते हैं वो भी आसानी से मूव कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपके लिए जैसे ये मूव कर रहे हैं। तो आपके पास कनेक्टिविटी अवेलेबल है, रोड्स अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन के लिए साइट के ऊपर। और लैंडस्केप एंड विजुअल इम्पैक्ट। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं जी, सिंस सराउंडिंग एरिया हैज लेस एबिलिटी ऑफ फूड एंड लैंड एज वेल एज लेक्स, तो बर्ड्स रेस्टिंग नियर प्रोजेक्ट एरिया। ठीक है जी। ये बेसिकली शेडो फ्लिकरिंग एनालिसिस रिपोर्ट है टर्बाइन जी 1.70103 की। ठीक है जी। इसमें हमने ये देखा है कि भाई फ्लिकरिंग का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो नियर बाय सराउंडिंग है वो अनइनहेबिटेंट है, यहाँ कोई आबादियाँ वगैरह नहीं है, तो कोई इतना बड़ा इशू इसमें नहीं होगा। और the flickering shadow analysis indicates that WG blades will not create a significant impact on any nearby human settlement due to the following factors. The flickering effect is not likely to exceed the limit of 30 minutes per day and 30 hours per year. तो बेसिकली ये रीज़न है इसका। तो ये डिफरेंट हमारे पास फॉलोइंग डेटा वाज कंसीडर्ड फॉर द मॉडलिंग, मीन सनशाइन ड्यूरेशन, विंड स्पीड। ये बेसिकली इसका फ्लिकरिंग एनालिसिस है।
हब हाइट 30 मीटर, 80 मीटर। अब ये इतना क्लियर नहीं है, डिफरेंट एंगल्स पे जब आपके पास सनलाइट आ रही है तो डिफरेंट शेडोज बन रहे हैं। यहाँ से इसका सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन कम्युलेटिव एनवायरमेंटल रिपोर्ट का सेक्शन 3, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डिटेल इसमें मिल जाएगी आपको, लोकेशन, एक्सेस रोड कैसे करेंगे, और हमारे पास फिर उसके बाद रेटेड पावर, हब हाइट, ब्लेड डायमीटर, नंबर ऑफ टर्बाइंस। अब ये इसी तरह जैसे हमने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ी थी, ये वही फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ उन्होंने अटैच की हुई है। बेसलाइन इन्वायरमेंट, टेम्परेचर्स क्या है, मैक्सिमम मिनिमम विंड स्पीड एट डिफरेंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स हैं ये बेसिकली एट जम्पीर। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एंड ड्रेनेज। अच्छा जी। एम्बिएंट एयर क्वालिटी, नॉइस। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट पूरी 444 पेजेस पे है। बाकी मज़ीद मैं आप लोगों पे ये वही नॉइस जनरेशन कितनी हो करेगा ये टरबाइन, और बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ें तो आपको मज़ीद जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।